Hello everyone. So let's start the last part of the HTET PGT Chemistry 2021 question paper. So इसमें हम last 15 questions को discuss करेंगे. So the first question is, in the lanthanoid, the spin contribution S and orbital contribution L couples together to give new quantum numbers J. Which of the following relation is correct when the shell is more than half filled आना चाहिए एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग इधर व्हेन शेल इज मोर देन हाफ फिल्ड. तो ये टर्म सिंबल से क्वेश्चन है. तो टर्म सिंबल में जब मोर देन हाफ फिल्ड होता है हमारा शेल तो फॉर्मूला क्या होता है? J इज इक्वल टू L प्लस एस. जब लेस देन हाफ फिल्ड होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस एस. सो हम देख लेते हैं. यहाँ से इसने क्या बोला है? मोर देन हाफ फिल्ड. More than half filled means J is equal to L plus S. First one is the answer. The next question is the EMF of the cell. ये एक सेल गिवन है. इसका EMF कितना है? 0.7 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस. यानी कि ई सेल दिया हुआ है कितना? 0.7 वोल्ट. और क्या पूछा है? फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा जी पूछा है. तो हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. सो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है? CdCl2 यानी कि कैडमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? यहाँ पे +2, यहाँ पे +1. तो n का वैल्यू क्या है? 2. f कितना होता है? 96500. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? 0.7. तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे और क्योंकि हमारा ये आंसर जूल में आएगा तो लेकिन यहाँ पे जो ऑल आंसर्स आर गिवन इन किलो जूल, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलो जूल में. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -135.1 किलो जूल. सो द सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसमें आपको एक इक्वेशन दी है. उसमें आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रिएजेंट दिया हुआ है इसको बोलते हैं डाइबल एच. ठीक है. एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, आइसोब्यूटाइल है. ठीक है. तो ये डाइबल एच दिया हुआ है. तो बेसिकली ये डाइबल एच जो रिएजेंट है इसका काम क्या है? ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता लेकिन ये CN को किस में कन्वर्ट कर देता है? CHO में. यानी कि जो डाइबल एच है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? डाइबल एच जो है वो क्या करता है? जो आपका CN ग्रुप है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? CHO में. तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बाकी सब एज इट इज है लेकिन CN को किस में कन्वर्ट किया हुआ है? CHO में. तो दिस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. राइट. तो क्या? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है. और इसका फंक्शन क्या है? ये जो CN ग्रुप है उसको CHO में कन्वर्ट करता है. ये डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी नहीं कर सकता. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि हमें क्या दिया है? रेट दिया है. कितना दिया है रेट? 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 यानी कि आपको क्या बताना है? D ऑफ NO2 बाई dt. रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आपको ये बताना है. तो यहाँ इज इक्वल टू -D ऑफ N2O5 बाई में dt. आगे बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या है? 2. तो क्या आएगा? 1/2 इज इक्वल टू यहाँ क्या है? 4. 1/4 D ऑफ NO2 बाई dt इज इक्वल टू D ऑफ O2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt. ठीक है. तो हमें रेट दिया है और ये पूछा है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. यानी कि रेट इज इक्वल टू 1/4 D ऑफ NO2 बाय dt. तो 4 को इधर ले जाते हैं तो 4 इंटू रेट ये हमारा क्या आ जाएगा? D ऑफ NO2 बाय dt. तो रेट क्या है हमारी?
6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सेकेंड वन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड आयन इन लिक्विड अमोनिया इट इज कन्वर्टेड इनटू एनालीन। आपको रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है कि आपके पास कोई अराइल हैलाइड है और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनालीन में। तो उसने पूछा है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, सी वी हैव क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे हमने अमाइड लिया है। तो अमाइड की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो ये H प्लस है ये निकल जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करके जाएगा और इधर से क्लोरीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन से इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन फर्दर इस पे NH3 अटैक करके क्या बना देगा, एनालीन बना देगा। तो इस रिएक्शन में आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द intermediate of this reaction. So the intermediate of this reaction is benzene. Let's see the next question. Next question is आपको दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन और उसका रिएक्शन कराना है जिंक एंड के साथ इन बेसिक मीडियम। तो आपको जो नाइट्रोबेंजीन है उसकी कुछ बेसिक रिएक्शंस पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास है नाइट्रोबेंजीन और आपने इसकी रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंस में, एक स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, लाइक SnHCl, FeHCl, ठीक है। अगर आपने इनके साथ इनकी रिएक्शन कराई तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालीन, राइट। तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनालीन में। नेक्स्ट रिएक्शन इज सपोज आप न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, लाइक आपके पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन, और आपने इसकी रिएक्शन कराई विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से आपका बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अगर आप रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराएंगे तो बेसिक मीडियम में क्या होगा कि आपके पास, जैसे कि यही वाली रिएक्शन देख लेते हैं, आपके पास है नाइट्रोबेंजीन 2 मोल्स और आपने रिएक्शन कराई इन द जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्राजोबेंजीन। यानी कि आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, द करेक्ट आंसर। और इसका नाम आपसे पूछे तो हाइड्राजोबेंजीन, ठीक है। वहीं अगर रिएक्शन कैसे पूछी जाए, अगर रिएक्शन को पूछा जाए किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे जिंक NaOH के साथ मिथेनॉल और डाल दिया जाए, यानी कि यू हैव नाइट्रोबेंजीन, लेकिन अब क्या डाल दिया है वहां पे, जिंक NaOH के साथ एल्कोहल यानी कि मिथेनॉल और डाल दिया है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन विल बी द प्रोडक्ट इन द फोर्थ रिएक्शन। सो ये चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये वाली रिएक्शन तो HTET 2021 में ही पूछा है, ठीक है। तो अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन बनता है, न्यूट्रल मीडियम में कराते हैं तो ये बनता है, इसका क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। अगर ZnNaOH के साथ कराते हैं तो हाइड्राजोबेंजीन, और अगर इसके साथ हम मिथेनॉल भी डाल दे तो क्या बनता है, एजोबेंजीन। आई होप आपको क्लियर होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Deficiency of which of the following vitamins cause increased fragility of RBC and muscular weakness? देखिए हम बारी बारी से सारे विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन के जो है इसका नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन, क्योंकि केमिकल नेम भी पूछे जाते हैं। और इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, इट इंक्रीज द ब्लड क्लोटिंग टाइम, ये ब्लड क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल, और यही क्या करता है, मस्कुलर वीकनेस और आरबीसी फ्रेजाइल हो जाती हैं इन द डेफिशिएंसी होती है विटामिन ई की। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड वन। एंड जो विटामिन B12 है उसका केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबालामाइन। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज साइनोकोबालामाइन। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, परनीशियस अनीमिया, सीवियर अनीमिया हो जाता है, राइट। और विटामिन B6 जो है इससे क्या होता है, विटामिन B6 से चिलोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, विटामिन ई। क्वेश्चन
एक कंपाउंड गिवन है, उसका आईयूपीएसी नेम पूछा है। सो अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन विल बी दिस, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2, तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2, ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। एंड वी नो वेरी वेल कि हमें किसको प्रेफर करना होता है, हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी होती है, राइट। तो हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को। तो नोमेनक्लेचर कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। एक्चुअली हेक्सा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो वैसे में हम वर्ड जो वर्ड रूट है उसके नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, ए। हेक्सा 2 पोजीशन पे क्या है, इन, और 4 पोजीशन पे क्या है, आइन। तो इसका आंसर क्या होगा, हेक्सा 2 इन 4 आइन। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन of constant pressure and that of heat of reaction at constant volume. Heat of reaction at constant pressure minus heat of reaction at constant वॉल्यूम, ये इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज H, यानी कि एंथैल्पी। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज U, यानी कि इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली इसने क्या पूछा है, H और U का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। चेंज तो हम देख लेते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस पीवी। जब हम आइडियल इक्वेशन लगाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यहाँ से हम पीवी की जगह रख सकते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, दिस विल बी द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। तो बेसिकली आपसे डेल्टा एन जी आर टी पूछा गया है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है कि जो गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, यानी कि डेल्टा एन जी क्या होगा, जो गैसियस प्रोडक्ट है माइनस जो गैसियस रिएक्टेंट है, उनके नंबर ऑफ मोल्स में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एन जी। तो यहाँ पे इसके मोल्स तो लिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये लिक्विड है, इसके भी नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ये भी लिक्विड है। तो प्रोडक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 12। रिएक्टेंट में टोटल कितने हैं, 15। तो डेल्टा एन जी कितना आएगा, -3। तो डेल्टा एन जी इज -3। आर इज गैस कॉन्स्टेंट विच इज 8.314 एंड टी इज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जूल में, बट हम किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7.48 किलो जूल। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि एक एलिमेंट बताओ जो इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और गेन भी करता है। बेसिकली वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की ही बात हो रही है यहाँ पे। वो पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो वी कैन सी इन दिस इक्वेशन, जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर Cl2 का क्या है, 0। जब इसने NaOH के साथ रिएक्शन की तो प्रोडक्ट क्या बना, NaClO3 प्लस 5NaCl प्लस 3H2O। जब आप देखेंगे तो इस NaCl में यहाँ पे Cl के ऊपर चार्ज कितना है, -1, ठीक है। और जब इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो चार्ज कितना आएगा, +5। तो देखिए 0 से +5 यानी कि क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 0 से -1 यानी कि क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन यहाँ पे ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, गेन भी कर रहा है। सो द आंसर इज सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which hydrocarbon on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid form carbonyl compound। पूछा है कि इनमें से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ऐसा है जो क्या करता है, मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। सो हियर इज द रिएक्शन, आप देख सकते हैं वो कौन है, एल्काइन। सो द करेक्ट आंसर इज एल्काइन। एल्काइन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज यू हैव एल्काइन और आपने इसमें डाला वाटर,
वाटर डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे OH चला जाएगा, यहाँ पे H चला जाएगा, तो इट विल बिकम CH3C OH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देन बाय द टोटोमराइजेशन प्रोसेस, ये इतना स्टेबल नहीं होता तो यहाँ पे टोटोमराइजेशन प्रोसेस होगा। टोटोमराइजेशन में क्या होता है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन, तो ये हाइड्रोजन, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाएगी और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो टोटोमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड का, यानी कि एसीटोन का। सो एल्काइंस, मर्क्यूरिक सल्फेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब एल्काइंस का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, one containing acidified ferrous chloride, means Fe is present in +2 oxidation state, and another acidified ferric chloride means iron is present in +3 oxidation state, are connected in series. The ratio of iron deposited at cathode in two cells will be, actually this question is based on the second law of Faraday। तो फेराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है कि W1 by W2 is equal to equivalent weight of 1 divided by equivalent weight of 2। तो सबसे पहले इसने पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ आयरन डिपॉजिटेड, यानी कि इसने W1 by W2 का रेशियो पूछा है। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 पता है तो हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस वन, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 2, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 किसके बराबर आएगा, एटॉमिक मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 3, इसके ऊपर चार्ज कितना है 3। तो जब हम ये रेशियो निकालेंगे W1 by W2 इज इक्वल टू, एटॉमिक मास तो सेम ही है क्योंकि दोनों ही आयरन है, एटॉमिक मास बाय 2 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास बाय 3। तो एटॉमिक मास क्योंकि सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, W1 by W2 इज इक्वल टू 3/2। तो रेशियो क्या आएगा, 3/2। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डबल बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, जो C2 मॉलिक्यूल है उसमें जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या है, दोनों पाई बॉन्ड है, दोनों सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है, या क्या आंसर होगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2। तो C2 में क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो दो कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इनको फिल करेंगे तो पहले सिग्मा 1s में 2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में 2, फिर सिग्मा 2s में 2, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2, एंड दीज आर पाई 2px पाई 2py। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू बॉन्डिंग हुई होगी, यही बॉन्डिंग में यूज हुए होंगे। तो क्योंकि जो p ऑर्बिटल है वो सिग्मा वाला तो इन्वॉल्व ही नहीं है बॉन्ड बनाने में, और हमें पता है कि सिग्मा की हेल्प से ही क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और पाई ऑर्बिटल्स की हेल्प से क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल एम्प्टी है, यहाँ ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बॉन्ड बनाने में, क्योंकि पाई ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए C2 के अंदर जो भी दो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ पाई बॉन्ड। C2 के अंदर दोनों के दोनों ही कैसे बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड। Now let's see the last question of this video. Which property of transition metals is responsible for complex formation? कौन सी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो लार्ज साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैटायन नहीं, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज की वजह से ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज दिया हुआ है, तो दिस इज नॉट द रीजन। उसके बाद क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे तभी उनमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, एब्सेंस ऑफ वैकेंट n-1 डी ऑर्बिटल। ऐसा तो नहीं होता है, एब्सेंस नहीं होता ना ट्रांजिशन मेटल्स में, ट्रांजिशन मेटल्स में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, ड्यू टू स्टेबल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, नो दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन. सो द करेक्ट रीजन इज शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ही क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं. सो दीज आर द रीजंस. तो इन रीजंस से अगर हम देखते हैं तो मोस्ट सुटेबल रीजन तो यही है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो वी हैव फिनिश्ड द पेपर, HTET PGT 2021 क्वेश्चन पेपर. थैंक यू so much for watching.